नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 22 जुलाई से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिहाज से यह पहला बजट होने वाला है। तो ऐसे में देश भर की निगाहें लगी हैं कि आर्थिक नीतियों के आधार पर बजट के माध्यम से मोदी सरकार किस प्रकार की नीतियों से अगले 5 साल का एक संकेत देगी और मौजूदा जो एक आर्थिक सामाजिक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए क्या एक रास्ता दिखाती सरकार नजर आएगी। लेकिन महज इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाए तमाम इस समय के आर्थिक सामाजिक मुद्दों को लेकर विपक्ष भी तैयार है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से बहुत से ऐसे मसले और मुद्दे हैं जिनकी गर्माहट आने वाले बजट सत्र में देखने को मिल सकती है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समझना जरूरी है कि बजट सत्र में ये एक तरीके से माहौल बनाते नजर आएंगे। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है शिवम चावला जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा स्टूडियो में दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु पाठक जी, जो कि नेता है आम आदमी पार्टी के। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्शप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के बाद में ये पहला पूर्णकालिक सत्र होने जा रहा है संसद का। ऐसे में अभी चुनाव की गर्माहट बहुत कम हुई नहीं है। तो क्या इन आर्थिक नीतियों के माध्यम से सरकार या बीजेपी एनडीए इस बात का एक संकेत देने वाली है इस बार के सत्र के माध्यम से, जो जनताओं की अपेक्षा पे और बेहतरी से काम करता नजर आए? शिवम जी। देखिए, सरकार को जनादेश मिला और जनादेश इस बात का मिला है कि सरकार लोगों के लिए अच्छा काम करे, अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाए जिससे देश का भला हो सके। और उसी के चलते 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र परसों से प्रारंभ होगा, 22 तारीख से प्रारंभ होगा। और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण तो फाइनेंस बिल लेकर के आएंगे। इस वर्ष का बजट लेकर के आएंगे कि साहब कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना बजट आवंटित किया है। तो निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक होगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से जो देश को ये बजट दिया जाएगा वो निश्चित रूप से देश के हित में कारगर साबित होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। साथ ही साथ 6 नए बिल भी सरकार की ऐसी मंशा है कि 6 नए बिल वो इस संसद सत्र में लेकर के आएंगे, जिसमें एक प्रमुख रूप से नेशनल डिज़ास्टर बिल, उसके अंदर वो लेकर के आने की एक योजना है, उसको अमेंडमेंट करने की योजना है। साथ ही भारतीय वायुयान अधिनियम जो उसको भी जो पहले एयरक्राफ्ट बिल होता था जी 53 का, उसको भी अमेंड कर करके एक निश्चित रूप से उसके अंदर अमेंडमेंट करके जो आज की परिस्थिति के अनुसार, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मुझे लगता है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर में जिस प्रकार से लोगों का उसमें निवेश हो सके, उसके अंदर में थोड़ी उसको बेहतर करते हुए एक नया बिल लेकर के आएंगे। साथ ही 4 और महत्वपूर्ण बिल हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का एजेंडा तय है। हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पे विपक्ष जो है एक सकारात्मकता भूमिका निभाए। ठीक है और शिवम जी, निश्चित रूप से विपक्ष सरकार की के साथ काम सकारात्मकता करे। पे पूछेंगे, लेकिन एक सवाल, छोटा सा काउंटर क्वेश्चन ये, क्योंकि चुनाव के समय भी हमने देखा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा बहुत तेजी से था। कमोबेश अभी भी उसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है और ये मुद्दा विपक्ष लगातार रख रहा है। इसको लेकर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं बजट में? मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कुछ घंटों का ही अंतर है। आप प्रतीक्षा कीजिए 22 तारीख के बजट की। मुझे इस बात का विश्वास है जी कि जो वित्त मंत्री जी ने देश के लिए बजट समर्पित करेंगी, निश्चित रूप से सरकार इस बात की मंशा रखती है कि किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी जो आप मुद्दे कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉजिटिव वे में लेकर के उसको काम करना चाहिए। जी लेकिन बेरोजगारी वाला मामला तो ये विपक्ष द्वारा ज़्यादा रेस किया हुआ है। मैं तो आपको आंकड़े दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर में इस प्रकार की कोई बात है। लेकिन हाँ, मैंने जी कहा ना, डायनेमिक सिस्टम के अंदर में जहाँ कोई त्रुटि होगी उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है। अर्शप्रीत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद है। अर्शप्रीत जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि संसद में विपक्ष भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, और शिवम जी बीजेपी की ओर से इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें अपेक्षा है कांग्रेस से, विपक्ष से, इस बात को लेकर कि साहब कैसे सरकार को और बेहतरी से काम करने के लिए आप एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। क्या वो अपेक्षा संसद या सरकार आपसे देश कर सकता है? जो पार्लियामेंट सेशन ये जो होने जा रहा है, इसमें हम इंश्योर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अंडरमाइन ना कर पाए। जो इन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ जॉब्स देंगे 1 साल की, 10 साल हो गए साहब, 20 करोड़ जॉब्स क्या मिली? इन्होंने तो छीन लिया साहब, लाख लाख के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जॉब्स छीनी है। फिर इन्होंने कहा था डबल करेंगे जी फार्मर्स इनकम 2022 तक।
2024 साहब आधा चला गया है, खत्म हो गया है, और आपकी सरकार बने कितना टाइम हो गया, आपने डबल तो क्या करनी थी फार्मर्स इनकम, आपने सुसाइड रेट बढ़ा दिए। और तीसरा मुद्दा साहब जरूरी होगा मणिपुर का, और त्रिपुरा में भी आपने वायलेंस देखी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को लेकर के भी बहुत बड़ा फेलियर है। मोदी साहब की प्रायोरिटी साहब अगर तो वेलफेयर होता, लोगों का बेटरमेंट होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करती। मोदी साहब ने एक दफा भी क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, क्या उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की? क्या मोदी साहब ने वहां जाना, गवर्नर साहब से मिलना, डीजीपी साहब से मिलना, क्या ठीक समझा एक दफा भी? अब देखिए टेरर अटैक्स में सर्ज हो रही है। अमित शाह साहब का क्या बयान था? आर्टिकल 370 हटने के बाद कह रहे थे टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मोदी साहब अगर तीसरी बार आ गए तो टेररिज्म देश से खत्म हो जाएगा। मोदी साहब तीसरी बार आ गए, 370 आपने हटा दिया, टेररिज्म बढ़ गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए मोदी साहब को? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सरकार बनी है, इस्तीफे की आप बात करें। सर मैं आता हूं आपके पास में, एक दफा जाते हैं मोदी जी साहब, मैं अर्शप्रीत जी आता हूं आपके पास में। विकास रंजन भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सांसद हैं सीपीआईएम के राज्यसभा के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बजट सत्र अपने आप में 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार की नीतियों, आर्थिक सामाजिक नीतियों के साथ में सरकार आगे बढ़े। आपको लगता है कि किस तरीके के सुझाव विपक्ष की ओर से भी हो सकते हैं, किस प्रकार का योगदान हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में इनइक्वालिटीज बढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये निर्णय था कि इनइक्वालिटी कम करना, लेकिन मोदी जी का 10 साल का जो शासन है इसमें इनइक्वालिटीज बढ़ गए। इनइक्वालिटीज को कमाने के लिए, आम आदमी को रोजगार बढ़ाने के लिए कोई भी एक ठोस कदम हमने देखा नहीं। हम चाहते हैं कि इस सदन पर जो आर्थिक नीति, जो आर्थिक बजट प्रेजेंटेशन होगा, वो पॉजिटिव बात से बताना चाहिए, कैसे आम आदमी को रोजगार बढ़े, बेरोजगारी कमे, और पूंजीपतियों को थोड़ा जो कैसे बढ़ रहा है उसको भी रोके। इनइक्वालिटीज बढ़ना ये समाज के लिए अच्छा बात है। ये सिर्फ ये मुद्दे हमारे पास है। बेरोजगारी बढ़ते रहे हैं, कहाँ कमे है? प्राइम मिनिस्टर जी का जो वादा था, वो वादा तो बिल्कुल जुमला निकला। तो अभी तो आपने तीसरी बार सत्ता पक्ष में आए हैं, अभी तो आपको काम करना चाहिए, दिखाना चाहिए पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसी से कैसे आप इनइक्वालिटीज कमा सकते हैं, कैसे बेरोजगारी कमा सकते हैं, और आम आदमी को दिल में थोड़ा शांत आना चाहिए। कश्मीर में क्या हो रहा है, रेलवेज का क्या हाल है, आप हम बता रहे हैं कि बुलेट ट्रेन, बता रहे हैं कि दिस ट्रेन दैट ट्रेन, वंदे मातरम, वंदे भारत, बट रेलवे हादसा हर वक्त हो रहा है, हर दिन हो रहा है जी। इसका खिलाफ क्या कदम उठाया, ये हमको जानना चाहिए। ये रोज बात हम उठाएंगे। ठीक है सर, आपके इन सवालों का जवाब। विष्णु जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले शिवम जी से रिएक्शन लेते हैं। शिवम जी, क्योंकि जो अर्शप्रीत जी कांग्रेस की तरफ से या विमान सर इस बात को रख रहे हैं सीपीआईएम की ओर से, वो यही कि आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात हैं और पूर्ववर्ती बीजेपी एनडीए के जो वायदे हैं वो अभी जमीन पर पूरे उतरे नहीं है। इसका जवाब शिवम भाई, बड़ी अचंभित करने वाली बात है। अर्शप्रीत भाई बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो भी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इस बात को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट दिया है, उनको अपना आशीर्वाद दिया है, तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि इन सब विषयों को उन्होंने एक बार नहीं, रेडियो के तौर पर उन्होंने बार बार चुनावों के बीच में उठाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं निकला, क्योंकि उनकी बातें जितनी थी, क्रेडेंशियल था ही नहीं उसके अंदर में किसी प्रकार का भी कुछ। अभी आपने 370 की बात करी, टेररिज्म खत्म करने की बात करी, तो मैं आंकड़े दे सकता हूँ। आंकड़े अगर अर्शप्रीत भाई उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे, मेरे को इस बात का विश्वास है, क्योंकि वो इसी पार्टी के नेता के शागिर्द हैं कि उनको एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इनको बता देना चाहिए कि अगर 14 से पहले के आंकड़े देख लेंगे, राज के देख लेंगे, तो टेररिज्म कितना नीचे गिरा है खाड़ी में, इस बात को नकार नहीं सकते हैं। 370 निश्चित रूप से जाने के बाद में वहाँ पे टेररिज्म कंट्रोल हुआ है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। कितनी कैजुअलिटी आज की डेट में कम हो रही हैं, और कहीं ना, और मैंने कहा ना, ये बीच तो कांग्रेस पार्टी का हुआ है, उनको जवाब उनको देना, उनको अपने गिरबान में झांक करके जवाब देना चाहिए कि साहब आपके, और इतनी सालों साल की पुरानी प्रॉब्लम है सर, आप चाहते हैं कि 3 साल के अंदर उसका निराकरण हो जाए, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं कह रहा हूं कि इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वहां पर, और मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी आप बात को विश्वास कीजिए नहीं कीजिए, आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता है, इस बात में आप मुक्ति खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने भी बात कही कि हमने एक्ट्स और कानून हम बिना बातचीत के लेकर के आते हैं, हमने तो आईपीसी को चेंज करने का काम किया। मैं बिल्कुल धमकी की चोट पर कह रहा हूँ कि चेंज करने का काम किया, और बिल्कुल बाइज्जत
सबसे राय मशवरा करने के बाद में करने का काम किया। इस काम को तो आपको करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आयना दिखाया, कहा कि साहब आप ठीक है किसी सर, बार ठीक विपक्ष है, में बैठेंगे, आप प्रधानमंत्री सरकार के सरकार मैंडेट के साथ बनाएंगे, में है। खत्म बात। जी, नीतियों पे बात करते हैं। विष्णु पाठक जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर जुड़े। विष्णु जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देश में अपने विस्तार को आगे बढ़ाती नजर आ रही, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब संसद में जब आप एक अच्छे संख्या के साथ पहुंचे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपकी मौजूदगी है, तो क्या एक उम्मीद आपकी पार्टी से देश कर सकता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में सरकार पे दबाव तो बनाएंगे लेकिन देश हित में आगे बढ़ेंगे? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सरकार उसको, जो विपक्ष का मतलब होता है, सरकार समझती है कि ये तो विरोधी है। पब्लिक ने हमको वोट दिया, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमसे ज़्यादा वोट दिया और वो 240 सीट जीते, और हमको उससे कम वोट दिया। लेकिन पब्लिक ने जिम्मेवारी, जिस तरह से सरकार चलाने की जिम्मेवारी शिवम भाई के पार्टी को दिया, उसी तरह से हमारी भी जिम्मेवारी दी है कि जनता की समस्या को संसद में हम उठावें। अब देश के सामने जो आर्थिक असमानता 10 वर्षों में बढ़ा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। किसानों की समस्या है कि किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ है। सरकार इस बजट में किसानों के लिए क्या कर रही है, उस पर जो विरोधी दल के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी नज़र है। उसके बाद पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। आपको एक चीज़ का चर्चा अभी यहाँ नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का CUET का एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में भी घपला हो गया। लोग दिल्ली के आसपास के छात्र या देश भर के छात्र जो जिनको दिल्ली में एडमिशन लेना था, वो एडमिशन के लिए हाई तौबा मचाए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो जो इस तरह की समस्या है, किसानों की समस्या, उसके बाद बेरोजगारी की समस्या है। सरकार ने जो वादा किया पिछली बार, उसको पूरा नहीं किया। उसके लिए हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव कहिए या जो कहिए, हम लोग जनता की जो समस्या है, जो मूल समस्या है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, इन्होंने जो वादा किया, अल्टीमेटली तो इन्हीं से डिमांड करेंगे ना कि आपने साहब इलेक्शन में ये वादा किया है, उस इलेक्शन के वादे को आप पूरा कीजिए। तो यही मतलब जो आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका होती है, यही भूमिका है। ये भूमिका, जनता की समस्या को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे, उसको आप लोग जो कहिए। लेकिन अभी मेन समस्या है किसान का, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी आय घटी है, सबसे ज्यादा पिस रहा है निम्न मध्यम वर्ग के लोग। उसकी आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? दूसरी बात है, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेजेज हैं, उनके लिए सरकार क्या बजट ला रही है? मिड डे मील है, उसमें सरकार क्या प्रगति कर रही है? जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर कितना बजट ला रही है? उस पर हम लोगों की नजर है। जब सरकार लेके बजट आएगी, अच्छा बजट होगा, जाहिर सी बात है हम लोग स्वागत करेंगे। अगर लोगों के हित का बजट होगा, स्वागत करेंगे। अगर कॉर्पोरेट का बजट होगा, सिर्फ ये बेच करके कॉर्पोरेट को ये सारी संपत्ति उसके नाम करेंगे, जाहिर सी बात है हम पार्लियामेंट में भी और सड़क पे भी विरोध करेंगे। संसद से सड़क तक आप विरोध करेंगे। अर्शप्रीत जी के पास मैं जाऊं, उससे पहले शिवम जी एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ने की बात विष्णु जी कह रहे हैं, उसके अलावा युवाओं की और किसान के मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं साहब आप कॉर्पोरेट के लिए नहीं, आम लोगों के लिए बनाइए बजट। छोटा सा जवाब। मैं केवल किसानों के विषय पे ये कह रहा हूँ कि जितना डायरेक्ट बेनिफिट हमारी सरकार ने दिया क्या, किसी और सरकार ने आज तक दिया क्या, ये हमने इंश्योर किया। नैनो यूरिया की योजना हमारी योजना है। आज आप कल्पना करिए कि पूरे समूचे देश भर में, आपको अगर याद हो, आज से चले जाइए 10 साल पहले तक, किस प्रकार से यूरिया की कमी हिंदुस्तान झेलता था। क्या आपको देखने को मिली क्या? एक बार मिली क्या? आपने युवाओं की बात करी, हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में विश्व के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न साबित हुए। यूनिकॉर्न का अर्थ है सबसे ज्यादा स्टार्टअप। हमारे यहाँ पे युवा आता है, काम करना चाहता है, अपना धंधा शुरू करता है, वो काम करना चाहता है, उसके अंदर में हमने, ये हमारी सरकार ने योजना लेकर के आए। स्टार्टअप इंडिया की योजना हमारी योजना है। हमने युवाओं को मौका दिया कि साहब आप जाइए, आपको हम सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आप काम कीजिए। क्या ये इसको जॉब जनरेशन नहीं कहते? क्या इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कहते? इसका जवाब दीजिए। ईपीएफओ को डेटा निकाल के देख लीजिए सर, छोड़िए सारी बातें। आप ईपीएफओ को डेटा निकालिए और देख लीजिए, उसको जस्टिफाई आप कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो इस प्रकार से अनाप शनाप बात करने का कोई ठीक है अर्शप्रीत जी, क्योंकि वो तथ्यात्मक बात है, उसका जवाब देना चाहिए। जी 2014 में यूरिया का क्या भाव था, डीएपी का क्या भाव था, जिंक का क्या भाव था? शुभम जी, हमको लगता है किसानी नहीं किए हैं, हम लोग किसान हैं। आपको उस मुद्दे पे भी हम क्या भाव था, आज क्या भाव है, ये कह रहे हैं हम पूरा दे रहे हैं। अरे साहब, अब महंगाई कितना हो गया है उसका? अर्शप्रीत जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एक संख्या बल बेहतर कांग्रेस के लिहाज से भी है, विपक्षी दलों के पास भी, और अगर एकता के साथ में विपक्षी दल
सुझाव के साथ, सकारात्मकता के साथ में अगर सरकार पे तथ्यात्मक तरीके से दबाव बनाए और इस बात के लिए उनको प्रेरित करें कि साहब ये हमारे सुझाव, इसको आप मानिए, तो वो एक बेहतर मौके के तरीके से आपको लगता है कि इस बात मौजूद है? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चीज समझ ले कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर रही है इसको करना बंद करें। 5 साल में मोदी साहब जम्मू एंड कश्मीर कितनी दफा गए साहब? 5 साल में 1 दफा, ज्यादा से ज्यादा 2 दफा चले गए होंगे। अगर मोदी साहब की जान जरूरी है तो क्या जो लोकल्स है वहां पे, जिनकी जानें जा रही हैं, जो हमारे जवान है जो शहीद हो रहे हैं, क्या उनकी जान जरूरी नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इग्नोर किया है, निगेट किया, निग्लेक्ट किया जम्मू एंड कश्मीर को। इस वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स है, जम्मू कश्मीर है, वो सफर कर रहा है। स्टेटहुड डिले कर दिया, असेंबली इलेक्शन डिले कर दिया, वहां पे अपना कैंडिडेट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर में खड़ा नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस रवैये की वजह से, इस इग्नोरेंस की वजह से वहां पे बैक टू बैक लोग सफर कर रहे हैं इंसिडेंट्स की वजह से। और वहां पे सरकार तो है नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो किसके पास जाए अपनी दुविधा लेके, अपनी समस्या लेके कि साहब ये हमारी ग्रीवेंस है, इसका कोई समाधान करो? कोई है ही नहीं वहां पे उनके पास सुनने के लिए। और मोदी साहब ना तो उस पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, ना वहां जाना ठीक समझते हैं। दूसरी बात साहब जरूरी ये है कि मणिपुर में बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए, बैक टू बैक इंसिडेंट्स। पहले 79 दिनों के लिए मोदी साहब चुप रहते हैं, फिर उसके बाद मोदी साहब राजस्थान चले गए थे क्योंकि वो इलेक्शन गोइंग स्टेट था, मणिपुर एक दफा नहीं गए। और उसके बाद फिर वैसे हालात मणिपुर में देखने को मिले, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ, और फिर मोदी साहब ने उस पर बोलना ठीक नहीं समझा, जाना ठीक नहीं समझा। हम भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे, क्या मणिपुर के लोग आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते? मणिपुर के लोगों को हिस्सा नहीं मानते? क्या उनकी समस्या आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए थी? आप साहब बड़े बड़े दावे वादे करके सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन इन खोखले दावों को, वादों को पूरा भी तो करना होता है। 15 लाख देंगे, हम आपको इन्फ्लेशन कम करके देंगे, डीजल का, दाल का, दही का, दूध का, पनीर का, क्या क्या हम रेट कम करेंगे। अर्शप्रीत जी, आपके आसमान छू रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ और प्रोपेगेंडा का जो सहारा है ये लेना बंद करे। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ विकास रंजन भट्टाचार्य जी भी। विकास जी, आपको लगता है कि चुनाव खत्म हो गया है, अब क्या एक मैच्योरिटी के साथ में हमें तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, ऊपर उठकर देश हित में थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है? और ये संदेश भी अगर संसद के पटल से जाएगा तो एक बेहतर संकेत दिखाई पड़ेगा। आपको लगता है कि वो उस मैच्योरिटी की अब जरूरत है, इलेक्शन थोड़ा पीछे छोड़ दें, बात अब देश हित की, सुझाव की, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ने की होनी चाहिए? विकास जी, आपने सही बताया, ये होना चाहिए, लेकिन इसको कामयाब करने के लिए सरकार पक्ष को ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार बस सत्ता में है, उनका लीडरशिप चाहिए कि हम ये योजना ला रहे हैं, विपक्ष के साथ सलाह करें, सबको मिलकर बैठकर ये रेजोल्यूशन लाए, आप रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करिए। अगर इस एटीट्यूड पर सरकार चले तो आपने जो बताया हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि सदन पर सरकार कोई भी एटीट्यूड नहीं है। हम जब बता रहा है, मेरा गारंटी है, हम कर रहा है, मुझे मान लो, ये अहंकार सुलभ जो आचरण है इसको त्याग करना पड़ेगा। सबको मिलकर बुझाकर एक साथ आगे बढ़े तो देश के हित के लिए अच्छे काम भी हो सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार की ये मंशा नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ है पहले से सवाल से जैसे काम चल रहा है। जी शिवम जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहा है आपके बीजेपी या एनडीए सरकार के इंटेंशंस पे सवाल है, वो विपक्ष को ना सम्मान दे रहे हैं ना उतना स्थान दे रहे हैं। देखिए, इंटेंशन पर सवाल बीजेपी की या एनडीए की नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उस घमंडिया अलायंस की करना चाहिए जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने के लिए रोकने के लिए उन्होंने सदन के वेल में आकर के शोर शराबा किया। ये पूछना उनसे चाहिए। जब राहुल गांधी नेता विपक्ष बोल रहे थे, क्या कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने आकर के, सांसद ने आकर के वेल में बोला कि साहब आप क्यों बोल रहे हैं? या उनको बोलने नहीं दिया? उन्होंने जो चाह, जैसा चाह, जो उनके मन में बात थी, जो वो बोलना चाहते थे, उन्हें खुले मंच के खुले तरीके से बोलने का अधिकार दिया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री उस पर जवाब दे रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनको बोलने का, उनको बोलने के लिए, रोकने के लिए आपने सब काम कर दिया। ये कौन इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? ये चैनल पे चल रहा है मेरे भाई, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस प्रकार का प्रपंच मत रचिए और ना ही इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का प्रयास कीजिए कि साहब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी को तो अपने गिरेबान में, बार बार बोल रहा हूँ, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने इस सही मायने में जम्मू कश्मीर की समस्या की जननी कौन है। पूछे जाके इंदिरा गांधी जी से, पूछे जाके जवाहरलाल नेहरू जी से कि साहब इस प्रकार की घटना घटी क्यों?
इस प्रकार की धारा आपने 370 लाने का सोच भी कैसे लिया? आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस देश के अंदर में 2 संविधान, 2 निशान, 2 हो सकते हैं क्या? जी आप मुझे बताइए। अगर आप देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, अगर आप देश के अंदर में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो इस प्रकार की भावना का होना, इस प्रकार की एक व्यवस्था का होना भी अन्याय है। ठीक है, इसको आप भुला नहीं सकते। वक्त कम है, मैं जल्दी से विष्णु पाठक जी के पास आता हूं। विष्णु जी, आपको लगता है कि चुनाव को थोड़ा सा पीछे छोड़ के अब देश हित में हम संवाद संसद में क्या होते देख पाएंगे, या वो संख्या बल की लड़ाई ही हमको देखने को मिलेगी? उस दिशा में कैसे एक संदेश देने की जरूरत है? विष्णु जी। नहीं, बिल्कुल आपको मिलेगी, क्योंकि विपक्ष का काम जो है, विपक्ष का काम तो ईमानदारी से करेंगे। विपक्ष का काम क्या है? सरकार का जय जयकार करना तो काम हमारा नहीं है। हमारा काम है जो जन समस्याएं हैं, और जन समस्याओं के बारे में बता दिया आपको कि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम को जो पिछले 10 वर्षों में ध्वस्त कर दिया गया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम लेते हैं और एग्जाम के पेपर लीक हो जाता है या क्वेश्चन आपका गलत होता है, उस पे लाखों बच्चे सफर कर रहे हैं। ये मुद्दा उठाना है। देश के किसान की जो समस्या है, किसान फिर से दिल्ली आ जाएंगे, फिर उनको जो आप बिठा देते हैं बॉर्डर पर, उनके साथ जो दुर्व्यवहार, वो समस्या आपके लिए, उसके लिए आपसे हमको बात करनी है, उसके लिए लड़नी है। उसके बाद इसको आप कंस्ट्रक्टिव ही समझिए। सरकार का काम है काम करना, और विपक्ष का काम है जो काम सरकार नहीं करेगी जनहित में, उस काम के लिए हमको याद दिलाना। इसमें गलत क्या है? आपको बिल्कुल मिलेगा, विपक्ष बिल्कुल देश हित में जो भी होगा विपक्ष करेगा। वक्त खत्म हो रहा है। शिवम जी, एक फाइनल कमेंट कि सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि विपक्ष का एक सहयोग या विश्वास कम से कम इस लेवल तक तो हासिल करे कि विरोध के नाम पे संसद में सिर्फ हंगामा ना दिखाई पड़े, कुछ काम दिखाई पड़े, विधायी कामकाज बेहतरी से दिखाई पड़े, संवाद दिखाई पड़े। शिवम, सरकार पूरी जिम्मेदारी से देश हित में काम भी करेगी, सदन को चलाने का काम भी करेगी, इसमें कहीं ना कोई संदेह था, ना है, ना रहेगा। किसानों की बात पे मैं एक बात कह देता हूँ कि माननीय पाठक जी जो बोल रहे थे कि साहब दिल्ली आ जाएंगे, तो आंदोलनकारी दिल्ली आ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का किसान खुशहाल है, उसको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। उसको उसके खेत में उसको सुखी मिलता है। और इस बात को भी मैं उसको कहना भूल गया, इतिहास निकाल के देख लीजिए 10 साल का पुराना। 10 साल के अंदर अगर सही मायने में किसानों को उचित एमएसपी देने का काम किया और ऐतिहासिक एमएसपी का इंक्रीमेंट करने का काम किसी ने किया, एमएसपी पे खरीद करने का काम किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हमने करने का काम किया। आप इस प्रकार से अनाप शनाप तथ्यहीन आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। बिल्कुल, मेरा आपसे निवेदन है कि सकारात्मक रूप से अगर कोई फैक्चुअल बात हो उस पे आप हमें कोई प्रयास करेंगे, हम भी तो उसका भी समाधान करने का काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अनाप शनाप आरोप लगा कर, ठीक है, हम भी यही अपेक्षा करते हैं। और संसद में सभी राजनीतिक दलों से, चाहे वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, एक परिपक्वता दिखाएं, देश हित में संवाद उस स्तर तक करें कि जो समझ में आए कि हाँ ये संसद की डिबेट हो रही है, क्योंकि देश हित के लिए दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम जी आपका, अर्शप्रीत जी आपका, और विकास रंजन भट्टाचार्य जी आपका, विष्णु पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे, जिसमें हम बात कर रहे हैं 22 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर कौन से मसले और मुद्दे हैं जिसकी गर्माहट देखने को मिल सकती है, लेकिन बजट पर भी, केंद्रीय बजट पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।